गुड इवनिंग और नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, आज दिन में मैंने आपको कुछ खबर दी थी कि कराची में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें कुछ चीनी मारे गए थे। दरअसल वो चीनी नहीं थे, उनको चीनी समझा गया था, दरअसल वो जापानी थे। तो उस कन्फ्यूज़न के लिए इसलिए भी माज़रत, क्योंकि मेरे पास भी जो जानकारी थी वो चीनियों को लेकर थी, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम था कि वो उस गाड़ी में जिसको ब्लास्ट किया गया, उसके अंदर विदेशी मौजूद थे। चाइनीज़ और जापानीज़ में कोई बड़ा फ़र्क होता नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट्स जो थी वो ये थी कि चीनियों की हैं, और आप जानते हैं कि दरअसल उन पे जो हमला किया गया, वो किया ही उनको चीनी समझ कर गया। तो मैं मतलब ग्राउंड रिपोर्ट को मैं उस तरह से गलत भी नहीं मान सकता हूँ। ये कन्फ्यूज़न होना ही होता है एक्चुअली, इन दोनों रेसेस के बीच में, जापानीज़ और चाइनीज़ हों, तो कम से कम साउथ एशिया के में जो है जो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे लोग उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो चाइनीज़ हैं या जापानीज़ हैं। तो ये कन्फ्यूज़न इसलिए रहा। मगर मैंने कहा कि उसमें जो तमाम जानकारी देनी है, बजाए कि मैं इसकी कि मैं आपको सेपरेटली उसकी जानकारियाँ दूँ, क्यों ना मैं आपसे जो मैंने वादा किया था कि आज मैं कमर चीमा को लेकर बात करूँगा, तो क्यों ना उन्हीं पर बात कर ली जाए। और मुझे लगता ये है कि उसमें 2 पर्पस सॉल्व होंगे। एक कि जो चीमा साहब की जो बात हमने करनी है वो तो हो ही जाएगी। साइड बाय साइड इस इंसिडेंट को लेकर चूँकि बात हो रही है, तो उनकी तमाम जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी है इसको लेकर, और जो तमाम मुद्दे इससे जुड़े हुए पाकिस्तान में जिन पे बात हो रही है और जिन पे बात होनी चाहिए, या जो उनके कंसर्न हैं, वो तमाम बातें इस वीडियो में उनके साथ में निकल जाती हैं। तो लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ कमर चीमा की तरफ कि वो इस इंसिडेंट पर क्या कह रहे हैं, और दरअसल इसको कैसे वो देख रहे हैं, और इससे जुड़ी हुई क्या समस्याएँ हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, और फिर थोड़ा बहुत रोना-पीटना जो कमर चीमा का होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो उसका अपना मज़ा है ना? तो लीजिए, हम चलते हैं कमर चीमा की तरफ। ओके। दोस्तों, एक बड़ा अजीब किस्म का बुरा वाक़या हुआ है कि एक सुसाइड बॉम्बर ने एक जापानीज़ ऑटो वर्कर्स, इंजीनियर्स भी थे उसमें, उनकी जो एक वैन उनको लेके जा रही थी, उस पे सुसाइड धमाका कर दिया कराची के अंदर। ये जो वैन है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही थी। ये जो स्पार्क सुजुकी मोटर्स है, ठीक है, ये वहाँ पे कुछ काम के हवाले से जा थोड़ा-सा मैं आपको इसलिए यहाँ रोक रहा हूँ। मैं ज आपको बता दूँ कि ये वीडियो जो कंवर चीमा साहब का है, इसमें उनकी अपनी तरफ से जो उन्होंने अपलोड किया है, इसमें कुछ सिंक का प्रॉब्लम है। आपको लिप मूवमेंट में और सिंक में वो जो वॉइस है, उसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये ओरिजिनल में है, ये इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है। रहे थे और यकीनन ये जापान से आए थे। लेकिन ये बच गए हैं सारे। उसकी वजह ये है कि जिस वैन में थे, वो बॉम्ब प्रूफ थी। पाकिस्तान में कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया है। सुनने में इनिशियली ये आता है कि सुसाइड बॉम्बर जो थे, उनको पता तो था ये जो है वो इसके अंदर फॉरेनर्स हैं, जापानीज़ हैं। शायद उनको ये एहसास था ये चाइनीज़ हैं। वो इनको चाइनीज़ समझते रहे और उन्होंने इनको मारा। अगर वो ये तो उनकी किस्मत, बच गए, पाकिस्तान की किस्मत अच्छी कि ये बच गए हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रख लें, नोबडी वांट्स इन दिस रीजन कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, और हम भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, ये याद रखिएगा। क्योंकि हम अगर चाहते हों, तो हम अपना कोई बंदोबस्त पहले ही करें। हम अपना बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इसके हो सकते हैं। और ये आप देखें कि ये इस सारी गेम के अंदर ये जो कुछ भी पाकिस्तान में अभी हो रहा है, इसमें अब ये जापानीज़ का जो जो जिसे कहते हैं ना आप फैक्टर, ये बड़ा अजीब है। अब एक तरफ हम देखते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं सऊदी अरब से, मिडल ईस्ट से, हर जगह से। पहले तो हमने चाइनीज़ को सही भड़काया, उनको उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल की। आजकल तो चाइनीज़ सीधे बड़े नाराज़ हैं भई, वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते। वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते, और ये जो अगले दिन चाइनीज़ मारे गए थे, उन चाइनीज़ का भी ये था कि ये चाइनीज़ जो थे, इनकी वैन जो थी बुलेट प्रूफ नहीं थी।
अगर बुलेट प्रूफ होती तो बच जाती। अब ये जापानीज़, अब देखें अब होगा क्या? अब कोई भी वर्कर पाकिस्तान आएगा दुनिया से, तो उसको सबसे पहले बताया गया जाएगा यहाँ चाइनीज़ पे भी हमले होते हैं, यहाँ जापानीज़ पे भी हमले होते हैं, यहाँ फ्रेंच पे भी होते हैं, यहाँ यूरोपियंस पे भी होते हैं, यहाँ अमेरिकन्स पे भी होते हैं। कौन आएगा कारोबार करने यहाँ? एंड देन आपकी शक्ल से पता चल जाता है कि आप लोकल नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ एक बात बताना भूल गए चीमा साहब, ब्लास्फेमी, कि किसी भी विदेशी पर जरा-सी बात पर अगर कोई विदेशी अधिकारी अपने से जूनियर नीचे काम करने वाले किसी पाकिस्तानी वर्कर को काम ठीक से करने के लिए कहे, काम जल्दी करने के लिए कहे, काम एक वक़्त पर करने के लिए कहे, तो उस पर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगने के पूरे चांसेस होते हैं। और इसके एग्ज़ाम्पल आपको श्रीलंकन वाला जो इंसिडेंट था, उसमें आपको नज़र आया होगा। लास्ट ईयर आपको याद हो, एक चीनी इंजीनियर को भी साथ यही हुआ था, और हुआ ये कि चूँकि वो मामला चीनी का था और पाकिस्तानियों की जान निकलती थी कि भैया चीनियों को जवाब क्या देंगे, तो उसके ऊपर जब ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया गया, तो उस चीनी इंजीनियर को हेलीकॉप्टर के ज़रिए निकाल कर बाहर किया गया। अदरवाइज़ उसका भी काम तमाम हो जाना था। तो ये चीमा साहब बताना भूल गए या इग्नोर कर गए। हालाँकि ये एक मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। आगे देखते हैं। आपकी शक्ल से पता चल जाता है कि आप लोकल नहीं हैं। सो जितने भी पाकिस्तान के अंदर ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से बाहर से लोग आ रहे हैं, सबको टारगेट किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की किस्मत है, बच गए हम। वरना जापानीज़ ने भी, आपको पता है जापान के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। एक तो ये है कि हमने उनसे लोन वगैरह लिए हुए थे, हमने लोन वापस नहीं किए उनके। उनसे लोन लिए थे, लोन वापस नहीं किए। और ये उनका असूल है कि जो बंदा लोन लेके वापस नहीं करता, वो दोबारा उसको कभी भी लोन नहीं देते। दिस इज़ व्हाट दे से। कि मुझे ये एक दफ़ा एक सीनियर जापानीज़ ने ये बात बताई थी। मैं आपको एक बात और बता दूँ यहाँ पर दोस्तों, कि चीनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम करते हैं। बमुश्किल साल में 200 से 400 मिलियन या इस तरह का कुछ। लेकिन इनके यहाँ पर जो चाइनीज़ जो काम ज़्यादा होता है, जो पैसा आता है चाइनीज़, वो जनरली एडीबी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके ज़रिए आ रहा होता है। आप जानते होंगे कि एडीबी में जो चाइनीज़ फंडिंग है, वो अच्छी खासी अवेलेबल है। तो उसके ज़रिए जो एडीबी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो ज़रूर यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट हो रहे होते हैं। तो उसके ज़रिए यहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट या चाइनीज़ पैसा यहाँ पे आता रहता है। चाइनीज़ ग्रांट्स उस तरह से आती रहती हैं एडीबी के ज़रिए, क्योंकि एडीबी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चलाता रहता है। अच्छे खासे प्रोजेक्ट चलते हैं एडीबी के पाकिस्तान के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो चीनियों वाला जो किस्सा है, ये ट्रबलसम है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें बलोच इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जनरली बलोच कुछ घंटों के अंदर-अंदर अपनी ज़िम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, अगर वो किसी चीनी को उड़ाते हैं। और ज़ाहिर है कि बलोच जो है वो चीनियों को जब उड़ाते हैं, तो वो बड़ा खुलेआम ये बात बोलते हैं और वार्न करते हैं कि हमने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें और भाग जाएँ यहाँ से, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। तो या कि आप भागें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये सिलसिला मगर चीमा साहब आगे जाके अभी इस बात को लेकर कहेंगे, बताएँगे कि इस तरह से चीनियों को मारने का जो ऑब्जेक्टिव है, वो सिर्फ़ बलोच का है। तो मगर मुझे नहीं लगता कि बलूच वहाँ पर कराची में क्या करने गए। ख़ैर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। कि ये लोन वो आपको माफ़ तो कर देते हैं, ठीक है जी, लेकिन आपको वो लोन दोबारा नहीं देते। इमेजिन करें कि इंडिया और जापान के ताल्लुकात क्या हैं? इमेजिन करें आप सिर्फ़, इंडिया और जापान के ताल्लुकात क्या हैं? किस पैमाने पे हैं? ये एक और बात समझ में नहीं आती है कि हर बात में आप चाइना से रिलेशन बनाइए, आप जापान से रिलेशन बनाइए, ये इंडिया से कंपैरिज़न आप क्यों करने लग जाते हैं? और क्यों ये बात समझ में नहीं आती है लोगों को कि भई आपकी इकोनॉमी, आपकी ज्योग्राफी, जितनी आपकी ज़मीन है, हर एक चीज़ हमसे लगभग 8 से 10 गुना छोटी है। तो आप इस बात को लेकर क्यों नहीं शांत हो जाते कि भाई हम छोटे हैं, तो ज़ाहिर है कि देखिए, एक तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, अगर आपकी ज़मीन छोटी हो, कंट्री छोटा हो, पॉपुलेशन छोटी हो, तो आपके लिए डेवलपमेंट के रास्ते आपके लिए ज़्यादा आसान होती है। मगर उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? आपको उसके लिए अपनी मैन पावर की जो क्वालिटी है, वो बेहतर करनी पड़ती है। इज़राइल इज़ वन एग्ज़ाम्पल ना। इज़राइल कंट्री छोटा है, लैंड मास छोटा है,
मगर डेवलपमेंट के लिहाज से आप देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। इनफैक्ट इनफैक्ट राइट नाउ हमारे यानी भारत के जो संबंध है इज़राइल से, उसमें एग्रीकल्चर एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि इज़राइल को कहीं ये लगता है कि वो जो हिंदुस्तान है, वो खुद इज़राइल के लिए भी एक फूड बास्केट बन सकता है। कि यहाँ पर अगर वो अपनी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ पर चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो उसका इस तरह की बातें आपस में की जा सकती हैं कि इंडिया एज़ फूड बास्केट उनको चीज़ें एक्सपोर्ट करे और वो एक्सपोर्ट है, मतलब कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें एक बिज़नेस मॉडल की तरह से अगर देखी जाए, तो वो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सकती हैं दोनों मुल्कों के लिए। मगर ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर ये काम ही नहीं करना चाहते हैं। आगे देखें आप, तो मेरा मतलब ये है कि आप फिर ऐसे में कंपैरिज़न के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई तुक नहीं बनता ना कि आप भारत और पाकिस्तान की कंपैरिज़न क्यों करेंगे ऐसी क्षेत्रों में, जहाँ पर दरअसल एक-दूसरे से कोई कंपैरिज़न है ही नहीं। अभी हाल ही में मार्च में आई थिंक पिछले महीने डॉक्टर जयशंकर जापान गए हुए थे और वो एक ही बात कह रहे थे कि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही, तो आप उस तरह क्यों नहीं कर रहे? वो कह रहे हैं कि दुनिया की 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, जो कि 7% पे ग्रो कर रही है। तो क्यों नहीं दिस ही वाज़ बेसिकली इनसाइटिंग देम कि अमेरिकन्स भी आ रहे हैं, यूरोपियंस भी आ रहे हैं, तो आप उतनी बड़ी तादाद में क्यों नहीं आ रहे? सो वो कह रहे हैं दुनिया हम 7 साढ़े 7% पे ग्रो कर रहे हैं। तो इंसाइटिंग इकोनॉमिक सेंस में इंसाइटिंग बड़ा नेगेटिव वर्ड हो सकता है कि नहीं? मगर दरअसल ये इंसाइटिंग नहीं है, ये एनकरेजमेंट है। वो उनको बेसिकली एनकरेज कर रहे हैं कि कम ओवर, इन्वेस्ट एंड गेन बेनिफिट्स। भई इन्वेस्टमेंट करके उनको इन्वेस्टमेंट करनी है। जो इन्वेस्टर है वो उसका काम ही इन्वेस्टमेंट करना होता है और उसके ज़रिए प्रॉफ़िट कमाना होता है। अगर आप उसको एक बाज़ार ऑफ़र कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बनाकर दे रहे हैं, एक ऑफ़र दे रहे हैं कि भई तुम आओ, इन्वेस्ट करो, प्रॉफ़िट लो और हम उसको रिपेट्रिएट करेंगे। देखिए रिपेट्रिएट रिपेट्रिएट अगेन देखिए ये एक मेजर हिस्सा है इसका। One reason that companies hesitate to invest in Pakistan is कि आपको अपना प्रॉफ़िट ले जाने में मुश्किल होती है। अभी ये जो सऊदी अरब वाला जो किस्सा चला है, उस दिन मैं आपको बातचीत में जब सऊदी अरब पर हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताना भूल गया कि सऊदी अरब ने गारंटी ली है इस बात की, हालाँकि वो गारंटी उन्होंने चीनियों को भी दी थी। वो ये कि आपकी जो कंपनीज़ हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी या जो आपका हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, उस पर जो आपका प्रॉफ़िट होगा, यू विल बी फ्री टू टेक अवे दैट प्रॉफ़िट मार्जिन। आप अपना मार्जिन हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाएँगे। व्हेयरएज़ ये प्रॉमिस हालाँकि इन्होंने चाइनीज़ को भी किया था, लेकिन आपको याद है कि जब इनका भी इकोनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा था, तो चाहे वो चाइना की पावर कंपनीज़ हों या और दूसरे प्रोजेक्ट्स जो वहाँ चल रहे हैं, इन्होंने उनको अपने प्रॉफ़िट्स रिपैट्रिएट करने इनफैक्ट इस हफ्ते में नॉर्वे की एक कंपनी है जो विथड्रॉ कर रही है पाकिस्तान से। सिर्फ़ इसी वजह से कि वो अपने अपने प्रॉफ़िट मार्जिन को पिछले सालों में वापस नहीं ले आ पा रही है। तो दे आर सिंपली क्लोजिंग डाउन द शॉप। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। आपको आना चाहिए। बहुत बड़ी जापानीज़ कंपनीज़ हैं। अब वो क्यों आएँगे पाकिस्तान में? छोटी-सी तो हमारी मार्केट है। जो आते हैं हम उनको भी मारते हैं। अब सुज़ुकी मोटर जो है वो पाकिस्तान में भी है, ये इंजीनियर्स वहाँ जा रहे थे। सुज़ुकी मोटर इंडिया में भी है, 40 साल से इंडिया में है। लगभग इतने साल से पाकिस्तान में हो गई है। इंडिया के मोबाइल सेक्टर में वो छाई हुई है। सुनने में आ रहा है कि जो जापान की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 2022 के अंदर जो थी, एफडीआई वो तकरीबन $4.3 बिलियन थी। 4 पॉइंट सिर्फ 22 की बात बता रहा हूँ, इस तरह 23। सो जापानीज़ बिज़नेसमैन ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बिकॉज़ उनको कारोबार करना है, उनके लिए ज़्यादा लुक्रेटिव मार्केट है। सो ये चीज़ें जो हैं कि अब हमारे जो इधर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने क्या किया है, देखिए जापान और इंडिया का तो ये है कि उनकी वो पॉलिटिकली भी एक एक पोज़ीशन एक मिलती है क्वाड में पार्टनर। हमारे यहाँ ये है कि हम ना तो उनके साथ पॉलिटिकल अलायंस है हमारा, जो थोड़े बहुत वहाँ से इन्वेस्टर आ भी रहे थे, हम उनको ऐसे ही मार-मूर के भगा देते हैं। जापान और जो पाकिस्तान की वो जिसे वो कहते हैं ना कि अ, तकरीबन 1000 जापानीज़ पाकिस्तान में रहता है, सिर्फ़। और जो पाकिस्तानी जापान में रहते हैं, वो 22,000 के करीब रहते हैं। इतना भी नहीं, मुझे एक जापानीज़ ने कहा, उसने कहा कि अगर आप हमारी मार्केट को पूरी तरह टैप करने की कोशिश करें, तो उसने मुझे बताया, उसने कहा कि जो एक तरबूज़ है, जो पाकिस्तान में ₹50 का मिलता है, कि ₹100 का मिलता है,
वो कहता था कि अगर आप यही तरबूज जापान टोक्यो में बेचें तो शायद ₹2000 का बिके आपका, लेकिन हम वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। पाकिस्तान की जो मेन एक्सपोर्ट है, वो मेरा ख़्याल है कि 200 300 सवा $200 मिलियन की एक्सपोर्ट है हमारी। वैसे जो चीज़ चीमा साहब यहाँ नहीं बता रहे हैं वो ये कि ये अपना तरबूज आखिर वहाँ क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हुँ? जिसमें हम कॉटन, टेक्सटाइल गुड्स, केमिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। हमारे ये इंडिया और पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि हम बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो इंतहाई सस्ती करते हैं। इन मुल्कों को सूट करता है। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि हम अगर जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए वो इतनी कॉ अगर वो हमें इम्पोर्ट करनी पड़े तो हमारे लिए मसले हैं। रॉ मटेरियल लोकल हो तो क्या बात है। हमारी इम्पोर्ट तकरीबन पौने $2 अरब की है जापान से। जापान ने पाकिस्तान में 2022-23 में सिर्फ पौने 200 मिलियन डॉलर लगाए हैं, मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। जो अमेरिका के अंदर सॉरी इंडिया के अंदर वो $4 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। लोन्स उन्होंने कोई 800-900 मिलियन डॉलर हमें दिए हुए हैं। ग्रांट्स भी कोई 300 मिलियन डॉलर की हैं। टेक्निकल कोऑपरेशन भी अच्छा भला है उनका हमारे साथ। लेकिन हम पॉलिटिकली कोई उनके साथ कोई हमारा कोई इतना अच्छा ताल्लुक नहीं। आप ज़रा इमेजिन कीजिए, ये कह रहे हैं कि हमारी टेक्निकल कोलैबोरेशन भी अच्छी है, वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ ग्रांट भी दे रहे हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि आप इतनी सारी मख्खोरी कर रहे हैं, आप इस सब का एडवांटेज क्यों नहीं लेते? और दरअसल अगर आप उनको अपने यहाँ स्पेस दें, तो वो ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन को जिस बात पर चीमा साहब बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कि इसका एडवांटेज क्यों नहीं लिया जा रहा है? पॉलिटिकली भी इसका एडवांटेज क्यों नहीं लिया जा रहा है? शायद इसलिए कि ब्राइब नहीं मिलती है। हुँ? अल्टीमेटली ऐसा क्या है? चीनी ऐसा क्या करते हैं जो जापानी नहीं करते हैं? क्योंकि जापानी आ रहा है आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड बिज़नेस करने के लिए। चीनी आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि वो आपकी पॉलिटिकल क्लास के नज़दीक है और उसको पता है कि किसके इंटरेस्ट कहाँ हैं और वो इंटरेस्ट को सर्व करता है और उन इंटरेस्ट को सर्व करके वो ऊल-जुलूल किस्म की आपसे डील करता है, जो कि पब्लिक व्यू में छिपी रहती हैं। ये दुनिया का कोई और मुल्क नहीं करता है। हर एक मुल्क बेसिकली जो डील करता है, वो खुले खुले में करता है। चीनी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि चीनियों के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है और वो ऐसे में आपकी लीडरशिप को खरीदते हैं। वहाँ रिश्वतें जाती हैं। वो रिश्वतें जाती हैं तो वो फिर वो ज़ाहिर है कि आपको अगर वो पैसे देगा तो अपनी डील में उसको एडजस्ट करेगा ना एंड दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। इसीलिए आप चाइनीज़ के साथ जापान के पास नहीं जाते हैं क्योंकि ये खेल जापानी आपके साथ नहीं खेलेंगे। नहीं है जापान के साथ। उसकी वजह ये है कि शायद हम ये कोशिश समझ बैठे हैं कि हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है अब जापान की। हम जापान को समझते हैं ये आएँगे यार ये ठीक है इनसे कोई थोड़ी-सी मदद ले लो, इनका एक प्रोग्राम है जाइका वो यहाँ पे डेवलपमेंट करवाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई जाइका-शाइका जो है ना ये हमारे यहाँ पे कोई काम कर दे, तो दैट्स इट। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। सो हमें सबसे पहले तो हमें जो चीनी है, वो हमसे नाराज़ हैं और हम बात कर रहे हैं कि सऊदीज़ को क्या करना है। हम सऊदीज़ के साथ कारोबार की एंगेजमेंट की बातें कर रहे हैं, उनको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इधर अब क्या गारंटी है कि सऊदीज़ और अमारातीज़ को टारगेट नहीं किया जाएगा? हम चीन को कहते हैं कि आपको टीटीपी ये बड़ा कमाल का है कि भई ये क्या गारंटी है कि सऊदीज़ को या कतरीज़ को या जो भी मिडल ईस्ट वाले आएँगे उनको नहीं किया जाएगा। एक्चुअली बड़ा मुश्किल है उनको टारगेट करना अनलेस कि उनके वर्कर्स यहाँ आके काम करें। जो उनके लोग आते हैं, वो तो आपके यहाँ धंधा-पानी करते हैं। भई आपको याद है वो उनका जो बर्ड है, जो बलूचिस्तान वगैरह में जो मारने के लिए आते हैं, आप ये देखिए पूरे साल वहाँ पर लोग इंतज़ार करते हैं। एक बहुत बड़ी ट्राइबल एरिया है उनका, जहाँ पर वो ट्राइब्स इंतज़ार करते हैं सारे साल उनके आने का अरबों के, क्योंकि वो आते हैं शिकार करते हैं एंड अपैरेंटली ये जो बर्ड जिसको वो ये शिकार के लिए जिसके आते हैं उसको वो वहीं का वहीं मार के उसको भून-भान के खाते हैं रात में। माना ये जाता है, कम से कम अरबी ये मानते हैं या पाकिस्तानी में भी ये माना जाता है कि ये जो बर्ड है वो इनकी सेक्सुअल एपेटाइट को बढ़ाता है और नतीजा क्या होता है कि फिर ये उन्हीं बर्ड्स को वहाँ पर भून-भान के खा जाते हैं पका के। ये जो लोकल वहाँ के रेज़िडेंट्स होते हैं, वही उनके लिए पकाते हैं, वही सब कुछ करते हैं और सच ये है कि बाद में उन्हीं की लड़कियाँ भी जाती हैं। तो ये वो पूरे साल इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री कोई नहीं है,
कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो ट्राइब्स जो है वो चलते ही इस बात पे हैं कि वो लोग आएँगे और वो इतना दे के जाएँगे कि साल भर उनकी रोटी-रोटी चलती रहेगी उससे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो आई मीन इट्स अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ वर्ल्ड व्हिच इज़ लाइक, आप यकीन नहीं करेंगे कि यार दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर ये सब होता है, लेकिन ये होता है। ये दिस इज़ हाउ इट इज़। तो सऊदीज़ और कतरीज़ जो हैं, उनको आप नहीं मार पाएँगे क्योंकि वो उनका लाइफ़स्टाइल ही दूसरा है। वो जानते हैं आपकी हैसियत क्या है। हाँ, उनकी जो वर्क फ़ोर्स है वो तो आनी ही नहीं है आपके यहाँ। वो तो आपकी लोकल फ़ोर्स को ही यूज़ करेंगे। तो लेट अस सी, बट देन हाँ, ये तो है कि अगर आप उनसे इस तरह के सौदे करते हैं कि जहाँ पर आप बलूचिस्तान की या केपी में उनकी ज़मीनें को आप उनको बेचना शुरू कर दें, तो बहुत पॉसिबल है कि लोकल रेजिस्टेंस खड़ी हो और फिर वो यू नो मारपीट की भी नौबत आ जाए उनके लिए। की मार रही है, अफ़गानिस्तान में मौजूद है। वो कहते हैं हमने टीटीपी से, हमने सऊदीज़ को, तालिबान को कुछ नहीं कहना। सिंपल इज़ दैट। आपका मसला है, आप उसे हल करें। चाइनीज़ भी हमारी बात नहीं सुनते। जापानीज़ तो वैसे ही डरे हुए हैं बेचारे, वंस किसी एक फ्लाइट लेके बेचारे यहाँ आ गए हैं, उनको समझ लगी होगी कि यार ये तो चलो पता नहीं इनका क्या किस खाते में आए हैं। सो इस अब वो क्या होगा, अब सारे जापानीज़ जो पाकिस्तान में जहाँ-जहाँ आए वो सारे डर रहे होंगे। वो सारे के सारे डर रहे होंगे कि ये दे अब वो उनको ये बेचारों को डर पड़ गया है ना। देखिए वो तो मासूम से लोग हैं, आपको पता है कारोबार करते हैं, अपना बिज़नेस की उनको फ़िक्र होती है। दिहाड़ी लगाते हैं, चले जाते हैं। अब वो अपने आप को छुपाते फिरेंगे कि हमें अब अगर ये चीज़ साबित हो जाती है, जो कि सुनने में ही आ रहा है कि जापानीज़ वर टारगेटेड बिकॉज़ they were considered, their identity was considered as चाइनीज़। उनकी दिस इज़ व्हाट आई मेंट। दिस इज़ हाउ इट इज़ कि वो चाइनीज़ समझ के जापानियों को लुढ़का दिया गया है। दैट्स द मेन सब्जेक्ट। ये है वो बात कि जो अटैकर्स थे उनको जापानियों से कोई लेना देना नहीं था। उनको लगा कि ये चाइनीज़ हैं, यही हैं जो हमारी ज़मीन मारने आ रहे हैं, यही हैं जो हमारे रिसोर्सेज़ को खाने के लिए आ रहे हैं। ये पाकिस्तान की एलीट के साथ में मिलकर हमारे ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। चाइनीज़ जो डायस्पोरा है या जो चाइना के जो लोग हैं, उनको भी इनके इलाकों में बसाया जा रहा है। तो हालत ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस्लामाबाद में कुछ लोग हैं, जो मुझे जानते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जिन ये चीनी वहाँ पर वैसे ही रहते हैं जैसे वो हमारे यहाँ पे जैसे वो घेटोज़ में रहते हैं, मुस्लिम्स जो हैं जहाँ रहते हैं सारे एक साथ रहते हैं, उसी तरह से चाइनीज़ जो हैं ये वहाँ पाकिस्तान में जब रहते हैं, तो जहाँ रहते हैं वो एक साथ पूरा एक घेटो टाइप बन जाता है। तो फिर वो चीनियों की ही दुकानें, वहाँ पे जो दुकानें ही चीनियों की होंगी, सामान चीनी मिल रहा होगा, सब कुछ वही होगा। मगर एक चीज़ का वहाँ बड़ा फ़र्क पड़ता है और ये मुझे जो मेरे चीनी दोस्तों ने, सॉरी, मेरे पाकिस्तानी दोस्तों ने बताई कि भई उस इलाके में आपको कुत्ते नहीं मिलते कभी। वो कुत्ते कभी नहीं मिलते वहाँ सड़क वाले, स्ट्रीट डॉग्स। आगे सुनिए। आइडेंटिटी ये समझी गई थी। तो हमें तो फिर हम तो गए मतलब कि चीनियों को भी मारेंगे, जापानियों को। नीचे देखिएगा, स्क्रीन के नीचे जहाँ पे शिवा साहब बोल रहे हैं, इसके नीचे देखिए ज़रा जापानीज़ की स्पेलिंग और याद रखिएगा शिवा साहब पीएचडी हैं। भी मारेंगे, सब मारेंगे। और लाइकली पॉसिबिलिटी है कि ये जो चाइनीज़ को या जापानी ये हमला है, ये बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस करती हैं। अब पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी। अगर ये गाड़ी बॉम्ब प्रूफ ना होती, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या स्यापा पड़ना था। इफ बॉडी बैग्स वर गोइंग टू जापान, अगर ये 5 बॉडी बैग्स जाने होते, अब ये थोड़ा ही होता है कि इधर जापानीज़ इन्वेस्टर की या इंजीनियर की गाड़ियाँ जा रही हों, हम सड़कें बंद करें, हम किसी को सड़क पे ना आने दें। मुझे एक दफ़ा एक यूरोपियन ने बताया, उसने कहा कि बात उसने बड़ी अच्छी की। बेसिकली उस वक़्त हालात, ये स्पोक विद मी 2018 की बात है मेरा ख़्याल है। उस वक़्त 2015 से लेके 20 तक वायलेंस बड़ा कम था पाकिस्तान में। तो उसने मुझे कहा कि ये जो पाकिस्तान की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं ना, ये जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, ये क्या करती हैं कि ये जानबूझ के हालात ख़राब करते हैं। और जब वहाँ से लोकल आता है तो उनको बताते हैं जी हम आपको, अब फॉरेनर आता है तो उसको कहते हैं कि हम आपको कहेंगे कि जी आप पहले तो बॉम्ब प्रूफ कार लें, इतने आप सिक्योरिटी गार्ड लें। अब होगा क्या, वो जब एट द एंड ऑफ द डे 6 दिन का ट्रिप है, बॉम्ब प्रूफ कार प्लस 4 3 4 आपके पास सिक्योरिटी गार्ड हैं,
ठीक है? आपको कोई पता नहीं लूट ना ले या वो ये ना कर ले। तो वो कहेंगे आपको फिर पता है किसकी कितनी कॉस्ट, आपको फिर एक्स्ट्रा 3000 यूरो, 4000 यूरो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 5000 यूरो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस चीज़ का। सो पाकिस्तान में काम करना बहुत मुश्किल बन गया है। हम रेड कार्प अच्छा, ये बात सही कह रहे हैं चीमा साहब, ये बात सही है बिकॉज़ मुझे याद है जब मैं पहली बार पहुँचा था वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि एक स्कूल ने मुझे बुलाया था बीकन हाउस में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, जब फर्स्ट टाइम मैं गया था। और उसमें क्या हुआ था कि जैसे ही आप एयरक्राफ्ट से निकलते हैं और जो टनल में जाते हैं, तो टनल में ही कुछ लोग सिक्योरिटी के खड़े हुए थे और वो आवाज़ें लगा रहे थे कि नाम से कि लिस्ट देख के वो हम मेरे नाम की आवाज़ें लगा रहे थे। तो मैंने कहा, "हाँ जी, हाँ, हम ही हैं।" वो लेकर गए और मतलब जल्दी से वो आपका इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हुआ। जैसे आप इमिग्रेशन से बाहर मतलब काउंटर से निकले आगे, तो मैं हैरान था। मतलब मैंने मेरी मुझे इस ज़ाहिर है हम लोग नॉर्मल हिंदुस्तान में एज़ सिटिज़न्स रहते हैं तो इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो भाई साहब 3 गाड़ियाँ आगे, 3 गाड़ियाँ पीछे, बीच में वो कार जिसमें मुझे जाना था। और आप यकीन कीजिए वो वक़्त है जब राहिल शरीफ वहाँ पर आर्मी चीफ थे। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट होर्डिंग्स लगे हुए थे जगह-जगह पर एंटी करप्शन। और आई मीन आई वाज़ लाइक भू आई मीन मैं कौन हूँ भाई? मतलब इतना सारा प्रोटोकॉल, क्या लफड़ा है? बट दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। आई मीन आपके आस-पास वो सिक्योरिटी के नाम पर जितना जितना तमाशा चल रहा होता है कि यू एक्चुअली फील लाइक इन अ वेरी स्ट्रेंज वियर्ड प्लेस। और आपको लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन दिनों जो मोबाइल था मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरे एक दोस्त हैं वहाँ पे आजकल आजकल वो कुछ दिन पहले तक तो वो वियोन के लिए भी रिपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान से। तो उन्होंने वो अ, करीबी दोस्त हैं मेरे वहाँ, तो मिले वहाँ पे और उनका भाई ये फ़ोन जो है ना, इसको लेकर सड़क पे मत चलना। फ़ोन को जेब-वेब के अंदर रख के चलना, सड़क पे हाथ में लेके मोबाइल मत चलना। तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों? तो बोले यार ये जो कोई ना कोई आपसे मोबाइल मोबाइल जो है छीन लेगा। मैंने कहा यार मोबाइल छीन लेगा मतलब वो कैसे छीन लेगा? बोले यार कोई गन पॉइंट पे मोबाइल छीन लेगा। तो मैंने कहा यार गन? तो जितने तो मोबाइल नहीं उससे कहीं महँगी तो गन है, तो अगर आदमी गन खरीदने की औकात रखता है तो मोबाइल क्यों नहीं खरीद लेगा? बोले बस ऐसा ही है, यहाँ पे ऐसे ही होता है। वो गन पॉइंट पे आपसे ले लेगा। और तो बेसिकली आई हैड टू जो कि मेरी आदत नहीं है कि मैं मोबाइल को जेब में डाल के चलूँ या जनरली आई कीप इट इन माय हैंड। बट वहाँ पे वो आपको लिटरली यू नो ट्राउज़र्स की या जैकेट्स की पॉकेट में डालना पड़ रहा था उस मोबाइल को। That's the kind of security environment that you face in Pakistan. Um, you know. पर डाल रहे हैं कि यहाँ पे लोग आएँ। लेकिन हम दहशतगर्दों को जब तक मैनेज नहीं कर पाते, हम कैसे आगे चलेंगे? हम क्यों करके हाउ कैन वी विन द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस? हम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कैसे जीत सकते हैं? अब एक तरफ हम सऊदीज़ की बात कर रहे हैं कि वो आएँगे और वो चीज़ें करेंगे। बिल्कुल सऊदीज़ आएँगे, वो आ भी जाएँगे, इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे। पर ये तो नहीं है कि सऊदीज़ की गाड़ियाँ जा रही हों, उन पे हमले हो रहे हों। और यकीन करके मानें, इसमें जो प्रॉब्लमैटिक पॉइंट है वो ये है, देयर इज़ नो वन इन द कंट्री अदर दैन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के अलावा जिनको इस चीज़ की फ़िक्र है। उनको भी ज़ाहिर-सी बात है जब इस तरह की बात आती है तो पुलिस को सबसे अच्छा बताएँ, ये अगेन यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्शन है। आप बताएँ कि अगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ को इसकी फ़िक्र है, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं है? और जो इनसिक्योरिटी का माहौल है, दरअसल वो है किसकी वजह से? वो भी तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की वजह से ही है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कॉमन लोगों को इतना टेरराइज़ कर रखा है कि उनके खिलाफ रेजिस्टेंस की मूवमेंट चल रही है। और ये वो रेजिस्टेंस की मूवमेंट्स हैं जिनकी वजह से इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है। तो बेसिकली वो जिसने कहते हैं तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। तो दर्द तो वो ही दे रहे हैं। जो प्रॉब्लम की जड़ में ही सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, तो ज़ाहिर है कि टारगेटेड सिक्योरिटी एजेंसीज़ टारगेटेड भी तो हैं। जिन सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर टारगेट वो टारगेट में भी रहती हैं, लोगों के निशाने पर भी रहती हैं इन ग्रुप्स के। और वो ग्रुप्स जिनको सिक्योरिटी एजेंसीज़ इनवाइट कर रही हैं यहाँ पर आने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए या व्हाटएवर, वो भी इनके निशाने पे रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे रिसोर्सेज़ छीन रहे हैं, हमारी ज़मीनों पर कब्ज़े कर रहे हैं। तो उस सारे की जड़ में कहीं न कहीं वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी तो मौजूद हैं, जबकि चीमा साहब क्या कह रहे हैं? चीमा साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ को ही इसकी फ़िक्र है, बाकी लोगों को फ़िक्र नहीं है। पहले पूछा जाता है।
फिर रेंजर को पूछा जाएगा, फौज को पूछा जाएगा, क्या हुआ है, कैसे हुआ है? तो अब हमारे लिए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को लेके आना कोई मज़ाक नहीं रहा। पहले चाइनीज़ नाराज़ हैं, हमने जो $62 बिलियन प्रोजेक्ट, मुझे इतनी गंदा लफ़्ज़ लगता है ये $62 बिलियन प्रोजेक्ट, हमने इतना इसकी हाइप क्रिएट कर 10 सालों में $25 अरब की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है टोटल पाकिस्तान में। गौर से सुनिएगा, यही वो बात है जो मैं आपको कल के व्लॉग में बता रहा था और रात को आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। ये कमर चीमा आज अभी कुछ घंटे पहले आपको बता रहे हैं। कितना इन्वेस्टमेंट? 25 बिलियन। 62 बिलियन की बात हो रही है कि 62 बिलियन इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ का आना था, लेकिन 10 साल लगाने के बाद भी इन्वेस्टमेंट टोटल 25 बिलियन की आई है। अरुण अग्रवाल भाई, आप सुन लीजिएगा इस चीज़ को और मुझे याद है सचिन कौशिक भी नहीं कल सुन नहीं रहे थे इस बात को मेरी बात को। ये सुन लीजिए सचिन कौशिक जी, ये आ रही है 25 बिलियन 10 साल में। टारगेटेड जो था 62 बिलियन की जो बात हो रही थी, मैं 65 को कर रहा था, तो ये गेम है। 10 सालों में एवरेज $2 अरब बनता महीने का, साल का। और अभी भी हर बंदा ये कह रहा है $62 बिलियन, चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस कह रहा है $25 अरब। पता नहीं $62 अरब था, यानी कि $62 अरब का मतलब ये है कि पिछले 10 सालों में एवरेज हर महीने, हर साल $6 अरब की इन्वेस्टमेंट की गई है। भाई ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब क्या हम हमारे वज़ीर-ए-आज़म जाएँगे जापानीज़ के पास और कहेंगे सॉरी करेंगे? अब वो देखिए जो काम एक लोकल मेयर लेवल बंदे ने करना होता है ना, वो हमारा वज़ीर-ए-आज़म बेचारा कर रहा होता है। उसको हमने पकड़ कर दिया है वज़ीर-ए-आज़म को हमने वैसे। हमने उसको फ़र्क कर दिया हुआ वज़ीर-ए-आज़म को। यकीन करके मानें। वज़ीर-ए-आज़म की तो यहाँ पे वो इसी तरह फायर फाइटर है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। सो हमें जो चीज़ करने की ज़रूरत है, पहले अपना सिक्योरिटी अपैरेटस ठीक करने की ज़रूरत है। कि अंदर जो लोग हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर लोग हैं, मैसिव ऑपरेशन होने चाहिए जी। अब मैसिव ऑपरेशन का ये भी नुकसान होता है एट टाइम्स कि जब आप ऑपरेशन करते हैं, लोग आपके साथ नहीं होते। अब बलूचिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान में अगर आप ऑपरेशन करें, वहाँ पे ऑलरेडी जो सेंटीमेंट है वो दैट इज़ एंटी। देखिए ना, फॉरगेट लॉ एनफोर्समेंट, वो तो पंजाबियों को बर्दाश्त नहीं करते बलूचिस्तान की जो मिलिटेंट ऑर्गनाइजेशंस हैं। वो कहते हैं ये पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट है, पंजाबी अ, फौज है, पंजाबी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम इनको क्यों माफ़ करें? वो उनको भी टारगेट करते हैं। हमारे एम्बेसडर, हम अक्सर आपको पता है सफ़ीरों से मुलाकातें रहती हैं बाहर। देखिए, ये बात भी आधी बता रहे हैं। ये एक्चुअली ज़िक्र कर रहे हैं पिछले पिछले हफ्ते का जो अभी 4 दिन पहले अटैक हुआ था बलूचिस्तान में, जहाँ पर पंजाबियों को मारा गया था। एक्चुअली देखा जाए तो जिनको मारा गया उनके आई कार्ड्स बलूचियों ने कैप्चर किए हैं। वो आई कार्ड्स बता रहे थे कि वो बेसिकली आर्मी के लोग थे, एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे आर्मी में, जिनकी जो कि वहाँ पर सिविल ड्रेस में घूम रहे थे। तो वो किन इरादों से घूम रहे थे? ज़ाहिर है उनके पास भी कोई इंटेलिजेंस होगी इसकी। लेकिन ये तमाम लोग जिनको बस से उतार के उस दिन मारा गया पंजाबियों को, वो बेसिकली फौजी थे और वो वहाँ पर उनके आई कार्ड्स उनसे रिकवर किए गए। और इस बात को बीएलए ने क्लेम किया है कि हमने उनके आई कार्ड्स देख के और तब उनको हिट किया है। तो ये जो बात बताई जाती है, कभी उनको लेबरर बता दिया जाता है, कभी उनको पिलग्रिम के लिए जाता हुआ बता देते हैं, फिर कभी एक्चुअली उनकी आइडेंटिटी है, वो दरअसल ये है कि वो फौजी हैं। बाहर भी मैं कहीं जाऊँ तो मिलता हूँ, इधर भी मिलता हूँ, पाकिस्तान में भी इंटरव्यूज़ भी करता हूँ, पूछता हूँ उनसे। वो कहते हैं हम क्या करें बाहर जाके, क्या कहानियाँ बताएँ? जब पाकिस्तान में चीनियों, जापानियों को सुसाइड धमाके हो रहे हों, हम इन्वेस्टर को क्या कहेंगे? आप आएँ आपके मुल्क, क्योंकि आपकी शक्ल चीनियों से जैसी नहीं है तो हम आपको माफ़ नहीं कुछ करेंगे। हुँ, हुँ। सर जी सवाल ही पैदा नहीं होता ये, ऐसे काम नहीं चलेगा। सो ये आपको टेक ऑन करना पड़ेगा। इनके साथ किसी किस्म की माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने ये माफ़ी दी, उसकी वजह देखिए दुनिया चली गई है। दुनिया आज कारोबार की बातें कर रही है। इंडिया तो इस सारे प्रोसेस में था ही बिज़नेस में एंगेज ना, उनको तो पता ही नहीं है दुनिया। एक बात बताएँ, ये जो कह रहे हैं कि इनको टेक ऑन करना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा, आप तो उनको मार रहे ही हैं। जहाँ आपको मौका मिलता है, आपको उनको बख्श थोड़ी देते हैं। आप तो उनको मार ही रहे हैं। आपका जो वहाँ सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, वो तो जेनोसाइड की कॉल कर रहा है कि बलूचिस्तान में बलूचों को मार दो।
वो तो कहता है जेनोसाइड इज सॉल्यूशन। तो फिर ऐसे में आप ये उनसे उम्मीद भी कैसे करते हैं कि वो लोग रिटेलिएट नहीं करेंगे, या वो जहाँ जहाँ भी आप उनको मिलेंगे वो आपको मारेंगे नहीं? तो ये तो मतलब सर्वाइवल, सारी की सारी लड़ाई सर्वाइवल के आसपास आ गई ना। उनके लिए तो ये सर्वाइवल का सवाल है कि भाई अगर हम इनको नहीं खत्म करेंगे तो ये हमारा जेनोसाइड कर देंगे। दैट्स व्हाट द फाइट इज ऑल अबाउट। उनके साथ में जो जानसर के आपने बिठा रखे हैं, वो भी उसी माइंडसेट के आदमी है, और वो भी उसी बलोच जेनोसाइड की बात करते हैं। तो लेट्स सी, ये जो बातें हम सुनते हैं, ये कितनी वन साइडेड है, इनकी रियलिटी क्या है, कितनी हॉलो बातें हैं, ये सब आपके सामने है। दुनिया में कि ये अफ़गानिस्तान हम बड़ी लुटियाँ मारने हैं जनाब पे, बड़ा जनाब काम किया हमने। जनाब बड़ी बात है हमारी, हमने तो अख़ीर कर दी है जनाब, हमारी लोकेशन ही बड़ी ज़बरदस्त है जो लोकेशन, मारते तो मराने फिरने। कोई हमें मार रहा होता है, किसी को हम मार रहे होते हैं। ये हमारी पॉलिसीज़ हैं। पहले हम 40 साल, 25 साल ये समझते रहे कि अफ़गानिस्तान को मुसलमान करना है, उनको इस्लामी रियासत बनाना है। हम समझते थे वो अच्छे मुसलमान नहीं हैं। हमने सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम लाया और उनको मुसलमान, अच्छा मुसलमान किया। खुद भी अच्छे मुसलमान बने, हार्डकोर, मिलिटेंट किस्म के मुसलमान बने। जंगजू। फिर उन्होंने कहा, "ओह! ये तो अमेरिका का इंटरेस्ट बदल गया, चीज़ें खत्म हो गई। अच्छा अब क्या करना है? अब ऐसे करें कि अब आप इनको रिवर्स करो।" अब रिवर्स किया सिर्फ हमने बंदूक से। मेंटली तो उनको रिवर्स ही नहीं किया हमने। मेंटली हम खुद रिवर्स नहीं हुए। हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट में खड़े होके नहीं कहते थे, उसामा बिन लादेन शहीद है। अवाम ते फौज ते सिक्योरिटी फोर्सेस गोलियाँ खांदी भी दहशतगर्दां नाल लड़े। ये वज़ीर पूरी बात नहीं है। इनफैक्ट जिस समय ओसामा बिन लादेन को उठाया, मारा गया, और मारने के बाद जो ऑपरेशन हुआ, अगर आप उस वक़्त के इंटरव्यूज़ देखें जो पाकिस्तान टीवी पर चल रहे थे, तो हामिद गुल उन दिनों बहुत थे। हामिद गुल वही हैं जो फॉर्मर आईएसआई में थे और अफ़गानिस्तान का प्रोजेक्ट वो चला रहे थे, और बेनज़ीर की गवर्नमेंट को भी उन्होंने गिराने की कोशिश की थी। तो और आर्मी चीफ बनने का उनका इरादा था, जो उन्हें बनाया नहीं गया था। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि ये जो हामिद गुल साहब हैं, ये उन दिनों बाकायदा आकर क्लेम किया करते थे टीवी पर कि देखिए हमारी आईएसआई ने, जिसका मैं हेड रहा हूँ, क्या खूबसूरत काम किया है। 10 साल तक इन अमेरिका से पैसे भी लेते रहे, और जो आदमी उनको चाहिए था उसको अपने विंग्स के अंडर भी रखा, और 10 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को हवा भी नहीं लगने दी। तो इसको तो पाकिस्तानी ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स बोस्ट करते रहे हैं इस बात पर। इस बात को वो बोस्ट करते रहे हैं कि हमने ओसामा बिन लादेन को अपने पास रखा और खाक खबर नहीं लगी अमेरिका को, हमने उनसे डॉलर भी खींच लिए। तो आज आपके साथ जो हो रहा है, वो भला आप कैसे उसको वज़ीर-ए-आज़म आता अंडरमाइन कि करेंगे? ओसामा बिन लादेन शहीद हुआ। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने पता है मैं अवाम में जाना है, अवाम उसको शहीद मानती है। दसो करिए कि डी-रेडिकलाइज़ेशन तो मुआशरे की नहीं है। तो जब मुआशरे की डी-रेडिकलाइज़ेशन नहीं की, तो क्या हमने किया? हमने किस किस्म की जंग लड़ी? हमने जिस चीज़ के हमें पैसे मिल रहे थे काइनेटिक ऑपरेशन के वो लड़े। ये तो एक और बात, ये जो कह रहे हैं ना डी-रेडिकलाइज़ेशन, आप हमेशा देखिए, किसी एक सोसाइटी को जब आप रेडिकलाइज़ करते हैं, जितना वक़्त आपको रेडिकलाइज़ेशन के लिए चाहिए होता है, वो प्रोबेबली कंपैरेटिवली कम होता है कंपेयर्ड टू द टाइम दैट यू नीड टू डी-रेडिकलाइज़ अ सोसाइटी। और मान लीजिए कि आपने 30 साल में एक सोसाइटी को इतना रेडिकलाइज़ कर दिया है जितना पाकिस्तान की सोसाइटी है। तो आप ज़रा सोचिए, अगर इक्वली, कम से कम इक्वल टाइम तो आपको लगेगा ना डी-रेडिकलाइज़ करने के लिए। एक जनरेशन जो इस तरह की चीज़ों में आपने डाल दी है, सोच में डाल दी है, उसके बाद एक नई जनरेशन पैदा करने की, जो इससे राइट अपोज़िट डायरेक्शन लेकर चले, तो आपको अगले 30 साल तो चाहिए होंगे। तो क्या दुनिया जो है, आपके आस-पास की तमाम दुनिया, क्या वो उन 30 सालों में स्टैटिक खड़ी रहेगी, ताकि आप उन 30 सालों में अपनी सोसाइटी को डी-रेडिकलाइज़ करें, औरों के बराबर आ जाएँ और फिर प्रोग्रेस शुरू हो? नहीं। व्हाइल आप वो डी-रेडिकलाइज़ेशन का प्रोसेस चला रहे होंगे या स्ट्रगल कर रहे होंगे उस सोसाइटी के साथ में जिसको आपने रेडिकलाइज़ किया है, बाकी की सोसाइटी तो आगे ग्रो कर रही होंगी। तो जो डिफरेंशियल आपके बीच में खड़ा होगा, कंपैरेटिव डिफरेंशियल जो आएगा बीच में, वो तो हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा, जिसको आप दरअसल कभी भी पूरा नहीं कर सकते। दैट्स हाउ इट इज़। ये तो हमारी कौम को डी-रेडिकलाइज़ करने की ज़रूरत थी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे अगर हमने ये तब भी काम शुरू किया होता तो हम किसी न किसी नतीजे पे पहुँच चुके होते। लेकिन हमने काम किए ही नहीं है। हमने वो उनको ठीक किए ही नहीं है। तो होना क्या था? हमने उनको ठीक किए ही नहीं तो होना क्या था भैया?
सो हम डीरेडिकलाइज करते, आज हम किसी मुकाम पे पहुंचे होते। वो बलोचिस्तान के लोग हैं, वो अपनी लड़ रहे हैं, फिर हमारी लिंग्विस्टिक लड़ाइयाँ हैं, फिर जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है। कल भी मैं एक जगह पे बैठा हुआ था एंड वी वर हैविंग ए कन्वर्सेशन कि जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म क्या कर रही है, किस तरह हो रही है चीजें, ये वो आगे पीछे। सो हम तो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो है, द वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इज नॉट जस्ट रिलीजियस, इट इज नाउ एथनिक, इट इज सेक्टेरियन, इट्स लिंग्विस्टिक, ये सोशल इश्यूज भी हैं इसमें। सो खुदारा पाकिस्तान से अगर हम चाहते हैं, इंडिया को तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो तो बड़े जबरदस्त किस्म के माहौल में है। इंडिया हैज टेकन द परफेक्ट फ्लाइट, बांग्लादेश परफेक्ट फ्लाइट। आप जरा सोचिए, जिसको ये परफेक्ट फ्लाइट कह रहे हैं, क्या ये मौके इनके पास नहीं थे? आप सोचिए, क्या बांग्लादेश या भारत के पास वो कैपिटल कभी मौजूद था, जो इनके पास मौजूद था? जब ये 80s में सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे, ओसामा बिन लादेन वाले किस्से चला रहे थे, तालिबान बना रहे थे, अंधाधुंध पैसा अनअकाउंटेड, अनऑडिटेड इनको मिल रहा था। दुनिया के टॉप क्लास इनको जो मिलिट्री हार्डवेयर मिल रहा था। क्या इन्होंने कभी भी अपने उस समय के जो इनके आका थे अमेरिकन्स, उन अमेरिकन से कभी इन्होंने ये कहा कि यार इतने F-16 तो लगा रहे हो, कुछ हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना दो, कुछ हमारे यहाँ टेक्निकल जो आप इंस्टीट्यूट्स में बना दो? नहीं कहा ना। तो ये चॉइसेस आपने की। जब वो चॉइसेस आप करते हैं तो उनके रिजल्ट्स को डिफरेंट तो नहीं निकले ना। आपके चॉइसेस के जो रिजल्ट होंगे वो इन लाइन विद जो चॉइसेस आपने की वही तो निकलेंगे, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सो आप ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं भारत ने परफेक्ट फ्लाइट ली? भारत ने परफेक्ट फ्लाइट ली, लेकिन भारत ने उस वक्त को किस तरह से काटा और उसके बावजूद अपनी मैन पावर को मेंटेन किया। मैन पावर इन द सेंस द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। तो जिस समय आपके 91 में जब लिबरलाइजेशन हुआ है, तो आपके पास जो कैपिटल मैन जो मौजूद थी, जो ह्यूमन कैपिटल आपकी मौजूद थी, वो उन बेनिफिट्स को रिसीव करने के लिए, उन पर कैपिटलाइज करने के लिए तैयार थी। एजुकेशन वाइज, इन टर्म्स ऑफ कैलिबर वाइज, तो वो तैयार थी। जिसको आज की तारीख में क्या पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर जाए तो वो क्या लोकल जो मैनक्राफ्ट है, जो उनकी जो लोकल ह्यूमन रिसोर्स है, क्या उसको यूज़ करके अपने तमाम काम कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। और जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेहतर इंस्टीट्यूट्स में जाकर या अब्रॉड जाकर, वो वापस नहीं आते। वो वहाँ पे अपने लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढते हैं और वो वहीं अपना सेटलमेंट ले लेते हैं। उनको पता है कि यहाँ आएँगे तो 20 तरह के और लफड़े हैं। जो सोसाइटी कौन उन झंझटों में पड़े, बाहर निकलो और जाओ। परफेक्ट है हर चीज उनकी वहां पे, क्योंकि उनको उनको लड़ना नहीं पड़ता ना, उनको लड़ना नहीं पड़ता इस तरह की चीजों से। असी की करिए हम और ये अभी। चॉइस किसने की? हिंदुस्तानियों को इन चीज़ों से नहीं लड़ना पड़ता। ये इसलिए है क्योंकि हमने चॉइसेस से भई जिस समय हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला रहे थे, उस समय आप क्या कर रहे थे? आप अमेरिका की गोदी में बैठे हुए थे और खूब मोटे पैसे डॉलर खा रहे थे। है ना? तो वो भी तो मज़े आपने लिए हैं। अगर आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया होता, बजाए इसके कि आपके आर्मी ऑफिसर जो हैं स्विस बैंक में अकाउंट खोल के अपने पैसे वहाँ रख रहे थे, या कि जब मुशर्रफ साहब जो हैं वो क्या कहते हैं $5000 पर पर्सन वसूल कर रहे थे लोगों को, अमेरिकन्स को हैंडओवर करने के, तो वो पैसा यू सी यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सीधे ही होते हैं तो चीनिया से हमला हो जाता है, उधर लग से करने आते जापानिया से हो जाता है, उधर से थोड़ा होते हैं तो अपने लोगों पे हो जाता है। मतलब जरा जरा थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं तो कभी किसी चीज पे हमला हो जाता है, कभी किसी चीज पे, आवाम पे हमला हो जाते हैं, फौज पे, पुलिस पे, लॉ एनफोर्समेंट। हम क्या करें, किस तरफ जाएं? आई कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रस्ट्रेशन। ये बड़ी ये फ्रस्ट्रेशन देख सकते हैं आप चीमा साहब के चेहरे पर भी देख सकते हैं। हम क्या करें? किधर जाएँ? इट्स टू लेट इन द डे। इट्स टू लेट इन द डे, क्योंकि आपने तब जो रोड ली थी, वो रोड थी यहाँ आने के लिए। तो आप भला जिस रोड को आपने यहाँ आने के लिए लिया था, उससे आप डेस्टिनेशन कोई और कैसे मिल सकती है आपको? आप उसी रोड के से जो डेस्टिनेशन है, आप वहीं पहुँचेंगे ना। जिस रोड को लेकर आप चले, वो यहीं आती है, जहाँ आप आज हैं। मैं तो जैसे कहते हैं कि एक परेशान होने के अलावा एज ए परेशान सिटीजन हूँ पाकिस्तान का। और हम जब उनको बताते हैं ना
लोगों को बाहर से कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे मैं शुरू में बता रहा था, वो कहते हैं सॉरी यार, हम नहीं ये कर सकते, आपके मुल्क में तो ऐसे हालात ठीक ही नहीं है। लेट्स सी, क्या हम ऐसे ही जो है वो लड़ते रहेंगे? क्या हम ऐसे ही मार खाते रहेंगे और मरते रहेंगे? या कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? ठीक है जी। लेट्स सी, दुआ करें कि इन दहशतगर्दों को ही हम पे तरस आ जाए, क्योंकि हम तो इनको मैनेज नहीं कर सकते भाई। हमारे पास तो कोई टूल नहीं है। लड़ रही है हमारी लॉ एनफोर्समेंट, लेकिन वो इतने बड़े स्केल पे हैं कि हम उनको नहीं मैनेज कर सके, आज तक नहीं कर सके। सवेर दा पता नहीं हो कर ली, लगता नहीं है। एक हुकूमत आती है, वो कहती है खत्म हो गए, दूसरी हुकूमत आती है, कितनी अभी हैं, मौजूद हैं, वो लड़ रहे हैं हमारे साथ। अलकायदा अलहदा लड़ रही है, दाइश अलहदा लड़ रही है, टीटीपी अलहदा लड़ रही है, एथनिक अलहदा लड़ रहे हैं, सेक्टेरियन अलहदा हो रही है। कारोबार कटा दसा करना है किसी ने, ऐसे कारोबार थोड़े होते हैं। और ऐसे में अगर ये समझ रहे हैं आप, जो कि मैंने आपको कहा था कि अगर कल में हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे कि कोई पाकिस्तान को मरने नहीं देगा, यही मैं आपको कह रहा था कि अगर कोई आदमी सुसाइड करने पर उतारू है, एक सोसाइटी है जो सुसाइड करने पर उतारू है, तो भला आप उसको बचा भी कैसे सकते हैं? और किसी एक ऐसे शख्स को जो कि किसी भी हाल में अपने आप को मारने पर तुला है, उसको आप कब तक बचा सकते हैं? और कैसे बचा सकते हैं? ऐसे कोई रास्ते ही नहीं है कि अगर आप उसको नॉर्मल्सी के साथ जीने दें और ये समझें कि वो जी जाएगा और तरक्की कर जाएगा, नहीं हो सकता ना। और ये एक एग्ज़ाम्पल है जो मैंने आज आपको दिखाया कि जो चाहे आप इसको फ्रस्ट्रेशन कह लें कमर चीमा साहब की, हम उनका मज़ाक उड़ा सकते हैं, हम उन पे यू नो हँसी ठिठा कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि ये पिक्चर जो कमर चीमा साहब की आ रही है, दरअसल ये सोसाइटी की पिक्चर है। ये उस पाकिस्तानी सोसाइटी की पिक्चर है, जो आज अपने आप को बेबस पा रही है और अपने आप को ऐसी हालत में पा रही है, जहाँ पर उसको अपने लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ठीक वही बात जो बड़ा क्लासिकल जुमला अभी आपसे आपसे 2 मिनट पहले कमर चीमा ने बोला कि हम कहाँ जाएँ? क्या करें? ये है वो सवाल जो इस वक़्त पाकिस्तान सोसाइटी को हॉन्ट कर रहा है। रास्ते बंद हैं क्योंकि जिस समय वक़्त था सही रास्ता लेने का, इन्होंने वो सही रास्ता चुना ही नहीं। तो मित्रों, ये थी एक अपडेट जो आज की अटैक की परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताई कि जो आज कल कराची में हुआ, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको अभी और कुछ चीज़ें हाज़िर करने जा रहा हूँ आपकी सेवा में, तो उसको दिन में आप अभी या अभी रात में और आप देखेंगे। अभी आप इसे एन्जॉय करें, अपने कमेंट्स दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ है और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हम इस पे अपनी बातचीत को जारी रखें और अगले व्लॉग में जब हम लोग लाइव आएँगे तो ज़ाहिर है फिर आपको हम इन सब तमाम मुद्दों पे बात भी करेंगे। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड इवनिंग एंड इन फैक्ट आई एम नॉट श्योर कि आई कैन से गुड नाइट हियर बिकॉज़ अभी आपको व्लॉग्स और मिलेंगे। तो फॉर नाउ हैव अ लवली इवनिंग।